लेट्स सी सबको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट 5 इयर्स में एआई डेटा साइंटिस्ट की जॉब खा जाएगा? Yes, that is possible. क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो एआई स्मार्टर देन डाटा एनालिसिस। इफेक्ट तो पड़ेगा बाकी जॉब्स पे भी जो रिपीटेटिव हैं, जिनमें ह्यूमन नीड्स कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीट नहीं कर पाएगा कभी। एआई टूल्स हैं जो शायद ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर सकते हैं बट नॉट कम्प्लीटली। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटिव रोल्स हैं जिनमें एआई अभी भी नहीं जा सकता कम्प्लीटली। तो कुछ एक्सटेंट तक कुछ जॉब्स जो लो लेवल या लो स्किल रिक्वायर्ड जॉब्स हैं उनको एआई ले सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सारी जॉब्स एआई खाएगी। It will not create shortage for jobs. Instead, it will increase and थोड़े से quality type of jobs आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। एक सवाल पूछता हूँ, आज के टाइम में वर्ल्ड में सबसे महंगी चीज क्या है? क्या ये डायमंड है या गोल्ड है, सिल्वर या प्लैटिनम? इन सब में से कुछ नहीं। आज के टाइम में सबसे महंगी चीज है डेटा। अगर हम लोग 2025 के बारे में बात करें तो एक चीज क्लियर है कि सब कुछ बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। मतलब जॉब्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही है एआई की वजह से, नई नई चीजें आती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज कांस्टेंट है और वो है कंटिन्यूअस डेटा बनते रहना। चाहे मॉर्निंग में सेल्फी लेना हो या फिर इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री हो या फिर अमेज़न पे शॉपिंग करना हो, डेटा हर टाइम प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन मैंने ये बोला कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बिजनेसेस को हेल्प करता है कि राइट डिसीजन कैसे लेना है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। और यही पर आपका एक फ्यूचर प्रूफ करियर हो सकता है इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट एग्जैक्टली काम क्या करते हैं। बेसिकली इतना सारा जो डेटा आ रहा होता है, डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि पहले इन डेटा को एनालाइज कर, उसको एनालाइज करने के बाद देखना कि ट्रेंड क्या जा रहा है, डेटा क्या बता रहा है और उसकी मदद से प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में ट्रेंड क्या हो सकता है ताकि बिजनेसेस बेस्ट डिसीजन ले सके ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो जाहिर सी बात है कि एआई के जमाने में बहुत सारी जॉब्स जा रही है, लेकिन डेटा साइंस एक ऐसी जॉब है जो कि फ्यूचर सेंट्रिक दिख रही है। इनफैक्ट आप बहुत सारी स्टडीज में फाइंड कर सकते हैं कि डेटा साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डिमांडेड जॉब राइट नाउ। तो इस अपॉर्चुनिटी का हमको पूरा फायदा उठाना है। एंड बेस्ट चीज ये है कि आपको डेटा साइंस में कोई फुल फ्लेज करियर करने की भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल ऑनलाइन सीख के, खुद से सीख के डेटा साइंस में करियर बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको क्या करना होगा। स्टेप 1, मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इनिशियल लेवल पे जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनको फिर भी मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा काम की ना है, लेकिन आप जैसे जैसे सीनियर पोजीशन पे जाएंगे या थोड़ा और फंडामेंटल लेवल पे जाएंगे तो डेटा साइंस की मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा, इसमें वेक्टर, मैट्रिसेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टडी करने के लिए MIT ओपन कोर्सवेयर का एक बहुत ही फेमस लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है बाय गिलबर्ट स्ट्रैंग, अब वो कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं। साथ साथ में एक और फेमस बुक है लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन बाय डेविड ली। सेकंड पे आते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जब आप डेटा साइंस पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार आपको स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे नुआंसेस से डील करना पड़ेगा, तो इसको समझने के लिए भी आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स में आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और पी वैल्यू पे फोकस करना होगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है थिंक स्टैट्स बाय एलन बी डॉनी। अब कैलकुलस के ऊपर बात करते हैं। कैलकुलस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है डेटा साइंस की फील्ड में। कैलकुलस में डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, ऑप्टिमाइजेशन जैसी चीजें होती हैं जो हमारे मॉडल को इंप्रूव करने के काम आती है। तो कैलकुलस पढ़ने के लिए बेस्ट बुक है कैलकुलस मेड इजी बाय सिल्वेनस पी थॉमसन। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी है जैसे सेट्स हो गया, लॉजिक हो गया, ये सारी चीजें भी आप पढ़ते रहिए। लेकिन मोर और लेस अगर आपने ये सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक पढ़ लिए तो डेटा साइंस में आप एक अच्छे करियर के लिए बिल्कुल रेडी है। स्टेप नंबर 2, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पाइथन है, R है, C है, C++ है, जावा है। तो डेटा साइंस में जाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी? ऑप्शंस तो काफी सारे हैं, लेकिन जो तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है इस फील्ड में वो है पाइथन और R। अगर हम लोग पाइथन के बारे में बात करें तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। पाइथन में आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जैसे कि numpy, pandas, matplotlib, seaborn, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको पाइथन सीखना है तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन आपको अगर किसी डिटेल बुक से पढ़ना है तो इसके लिए बुक रिकमेंडेशन है पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस बाय वेस्ट मैकेंजी। इसके बाद R के ऊपर बात कर लेते हैं। R पाइथन की जितना डाइवर्सिफाइड अभी नहीं माना जाता है, लेकिन अगर हम लोग डेटा साइंस के लिए बात करें तो R के बहुत सारे एडवांटेज हैं। इसके अलावा R में बहुत सारी चीजें जैसे कि ggplot2 और dplyr। अगर आपको R सीखनी है तो इसकी बेस्ट बुक रिकमेंडेशन है R फॉर डेटा साइंस बाय गैरेट गोल्डमन। लेकिन मैं इसके बारे में फिर से बोलूंगा कि R के भी आपको बहुत सारे फ्री ऑनलाइन यूट्यूब पे कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर हम लोग बहुत सारे लार्ज एरे ऑफ डेटा से डील कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा है, तो उसको डील करने के लिए हम लोगों को सीक्वल सीखना जरूरी है। सीक्वल सीखने के लिए जो बुक रिकमेंडेशन है वो है सीक्वल फॉर डेटा साइंटिस्ट बाय रेनी MP टेट। अब हम लोगों ने दो चीज समझनी, पहले आप लोगों ने फाउंडेशन बिल्ड कर दी मैथमेटिक्स से, फिर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
लैंग्वेज सीख ली। अब बात आती है कि ये जो डेटा है, डेटा को विजुअलाइज कैसे करें, और इसको विजुअलाइज करने के अपने टूल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन में मैटप्लॉटलिब आता है, सीबॉन आता है, जिसकी मदद से ये सारे डेटा है, इन डेटा को आप विजुअलाइज करके इनका सेंस बना सकते हैं कि ये डेटा एक्चुअली में बात क्या कर रहे हैं। अब ये जो मैंने सीबॉन और मैटप्लॉटलिब बताया, तो पाइथन की लाइब्रेरी होती है, लेकिन आजकल कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है कि इसके अलावा लोग पावर बीआई या फिर टेबलो जैसे टूल्स यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जो कि और बेटर तरीके से चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लैंग्वेज सीखने के बाद आप टेबलो या पावर बीआई या फिर दोनों ही सीख लें। अब एक बार आप ये सीख गए तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग बेसिकली डेटा साइंस में ये होता है कि आपने ये जो ग्राफ बनाया है, वो ग्राफ का क्या सेंस निकल रहा है, आप उससे कैसा आउटकम निकाल सकते हो, वो एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, इसको बताना भी अपने में एक इंपॉर्टेंट स्किल है। और अगर आपको ये स्किल को मास्टर करना है तो एक बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक का नाम है स्टोरी टेलिंग विद डेटा। इसके साथ साथ आप प्ले विद ग्राफ भी रिकमेंड कर सकते हैं। इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि हर एक ग्राफ का क्या मतलब होता है। इससे आपके माइंड का इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगा कि आपको कैसे टाइप के ग्राफ बनाने होंगे, हर एक ग्राफ क्या सेंस जा रहे होंगे, ताकि आप अपने बॉस या फिर अपने क्लाइंट्स को उसको रिप्रेजेंट कर सकें। अब स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। फाइनली हम मशीन लर्निंग पे आ चुके हैं। मशीन लर्निंग में भी 3 टाइप की मशीन लर्निंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और डीप लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग एल्गोरिथम्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग टेक्निक स्टडी करते हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और डीप लर्निंग उससे एक लेवल ऊपर चला जाता है, जिसमें हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी कि CNN, RNN ये सारी चीजें स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग इमेजेस को बहुत डीपली स्टडी कर पाते हैं और थोड़ा एक लेवल और डीप जाके हम लोग स्टडी कर पाते हैं चीजों की। ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई कि यहाँ से कई बार आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कौन से टाइप की मशीन लर्निंग सीखनी है, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टेप नंबर 5 आएगा डोमेन नॉलेज गेन करना। अब बेसिकली ये जो डेटा साइंस के मैंने अभी तक जितने भी स्किल्स बताए हैं, ये सारे स्किल्स बहुत सारी चीजों में लग सकते हैं। आप चाहे तो स्टॉक मार्केट्स में लगा सकते हैं, आप चाहे तो IT में लगा सकते हैं, आप चाहे तो मेडिकल में लगा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फील्ड में लगाना चाह रहे हैं। अब आज के टाइम में उस पर्सन की ज्यादा वैल्यू रहेगी जो किसी एक डोमेन में घुस के उसको ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पा रहा है, उसको ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, rather than someone जिसको थोड़ा थोड़ा सबका आइडिया है। तो आपको एक नीश डिसाइड करनी है। लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आपको फाइनेंस में जाना है, तो आपको सारे नुआंसेस पता होने चाहिए स्टॉक मार्केट्स के, ताकि आप जब उस डेटा से एनालिसिस करें तो आपको पता हो कि हर एक चीज का क्या मतलब है। तो आपका ये जो स्टेप नंबर 5 रहेगा, आपको डोमेन की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार डोमेन की नॉलेज आ गई, फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, प्रोजेक्ट्स बनाना। अब सीधी सी बात, आप कितने भी सर्टिफिकेशन ले लो, वो तब तक व्यर्थ है जब तक कि आप ये नहीं बता पाते कि आप सही में प्रोजेक्ट बना पाते हो। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट टूल माना जाता है वो कैगल माना जाता है। कैगल में डेली बहुत सारे कंपटीशन आते रहते हैं, आपको हजारों कंपटीशन वहां मिल जाएंगे अलग अलग फील्ड में। तो आपकी डोमेन नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से आप कंपटीशन में पार्ट लीजिए, और अगर आप कंपटीशन जीत जाते हैं तो कई बार बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है। लेकिन इनके सब कंपटीशन नहीं भी जीतते लेकिन पूरा मॉडल बना देते हैं, तो भी आपके रेज्यूमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक बार आप ये प्रोजेक्ट बना दे तो आपको इन्हें गिटहब पे स्टोर करना है। गिटहब एक तरह का आपका पोर्टफोलियो होगा। अब गिटहब यूज करने के लिए आपको गिट सीखना पड़ेगा। ये एक और एक्स्ट्रा चीज है जो अगर आप सीख लेंगे तो आपको पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसकी मदद से आप लोगों को बता पाएंगे कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर आपने कितने भी टूल सीख रहे हो, अगर आप लोगों को वो कन्वे नहीं कर पा रहे हो तो वो यूजलेस है, आपको जॉब मिलने में हेल्प नहीं करेगा। तो एक बार आपको ये नॉलेज हो जाए तो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने हैं और उसको अपने गिटहब पे स्टोर करना है। अब ये सारी तो हार्डकोर स्किल्स रहे, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कई बार प्रेजेंटेशन देना होगा, आपको कई बार ये जो डेटा की मीनिंग आ रहे हैं उनको कन्वे करना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए सॉफ्ट स्किल आना बहुत जरूरी है, तो अपनी सॉफ्ट स्किल के ऊपर ही फोकस करें। स्टेप नंबर 9, सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि ये प्रोजेक्ट जितना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है अल्टीमेटली सबको काम देखना है। लेकिन अगर आपके पास किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन है तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा देता है, और अगर आपने किसी कॉलेज से डिग्री कर रखा है तो इंडिया में स्पेशली आपके चांसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो किसी कॉलेज से कोई डिग्री ले लेना या फिर कोई अच्छी जगह से सर्टिफिकेशन ले लेना बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आपकी वो स्किल्स कितनी रिलेवेंट है। तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। और ये थे हमारे 9 स्टेप डेटा साइंस में करियर बनाने में इन 2025। कमेंट सेक्शन बताइए कि डेटा साइंस में करियर के बारे में आपको और क्या नई चीजें जोड़नी है, और हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग फ्यूचर प्रूफ करियर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देते रहेंगे, ताकि आपको पता हो कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।